नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। दोस्तों 10,000 कॉमर्स के एमसीक्यूज एक ही वीडियो में मिल जाए तो कैसा रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस मैराथन को। कुछ घंटे की मैराथन है और फटाफट हम करते चले जाएंगे। और टीजीटी पीजीटी कॉमर्स का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो स्किप बिल्कुल मत करिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द बेस्ट मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग सेल ऑफ एन आर्टिकल इज। देखिए, जब भी आप कोई सामान बेचना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट जो तरीका होता है वो है एडवर्टाइजमेंट का। तो एडवर्टाइजमेंट इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव यानी एमबीओ। एमबीओ इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। और ये किसने दिया था दोस्तों? ये दिया था अपना पीटर एफ ड्रकर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एन ऑडिटर मेक्स एफर्ट्स टू डिटेक्ट मेनली फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स। देखिए, जब भी कोई ऑडिटर डिटेक्ट करता है फ्रॉड को तो वो मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ कैश का भी पता करेगा, गुड्स में कहीं हेर फेर हो रही है उसका पता करेगा, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो फ्रॉड हो रहे हैं उसका भी पता करेगा। तो यानी सारे के सारे ऑप्शंस आपके सही हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल इविल ऑफ द मनी। देखिए, सोशल इविल नहीं है मनी का। ट्रेड साइकिल, फ्रॉड, मर्डर्स, करप्शन। आप सिंपल देख पा रहे हैं कि ट्रेड साइकिल इनमें से चारों ऑप्शन में से अलग है, तो क्यों ना इसको चुन लिया जाए। ट्रेड साइकिल इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन का मेजर नहीं है। जब भी आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, रेंज पढ़ा होगा, पर स्क्यूनेस एक तरीके से अलग चीज़ है और इसलिए इसका आंसर सही है। नेक्स्ट, इन इंडिया लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इज कॉल्ड। देखिए, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहते हैं हम किससे? आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सही जवाब। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज रिप्लेस्ड बाय। प्लानिंग कमीशन पीसी रिप्लेस किया गया था किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। तो सही जवाब नीति आयोग है। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा में भी। देखिए, क्लासिफिकेशन डाटा का क्या हो सकता है? ज्योग्राफिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव या सभी? ये सही उत्तर है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। देखिए, ट्रायल बैलेंस जब भी हम बनाने जाते हैं तो लेजर के द्वारा ही बनता है, तो लेजर इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव्स इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन। सिलेक्शन जब भी करते हैं आप, सही चुनाव करते हैं कुछ अल्टरनेटिव्स में, कुछ तरह तरह के ऑप्शन में से, तो सबसे बड़ा स्टेप ये किसका है? ये है डिसीजन मेकिंग का, यानी निर्णय प्रणाली का। सही जवाब। नेक्स्ट, हैप्थॉन एक्सपेरिमेंट्स वाज कंडक्टेड बाय। हैप्थॉन एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए थे किसके द्वारा? जॉर्ज एल्टन मायो। तो सही जवाब है पहला वाला। नेक्स्ट, अंडर वाउचिंग चेकिंग इज डन ऑफ। जब भी आप वाउचिंग करते हैं, जो कि ऑडिटिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो यहाँ पर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी देखी जाती है, बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट्स ऑफ बुक्स। क्या देखा जाएगा? तो दोस्तों बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, द फुल फॉर्म ऑफ CIF इज कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व्स। कोऑर्डिनेशन क्या इन्वॉल्व करता है? तो देखिए, कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व करता है आपका यूनिटी। जी हाँ दोस्तों, अब कई बार आप ऑल ऑफ दीज में फंस जाएंगे। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ऑल ऑफ दीज देखते हैं और तुरंत लगा देते हैं, पर यहीं कोई एग्जामिनर आपको फंसा सकता है, इसलिए ध्यान रखिए, सही जवाब का चुनाव कीजिए। नेक्स्ट, एवरी कंपनी हैज़ टू फाइल विद रजिस्ट्रार अ कॉपी ऑफ तो यहाँ पर कंपनी को फाइल करनी पड़ती है रजिस्ट्रार के पास किस चीज़ की कॉपी? सही जवाब है इसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA की। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग खर्चे जैसा खाता क्या कहलाता है? तो देखिए, आउटस्टैंडिंग खर्चा खाता की एक तरीके से पर्सन से रिलेटेड है और पर्सनल अकाउंट इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू इंडियन एग्रीकल्चर। देखिए, सही जवाब आपको पकड़ना है इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो देखिए, एग्रीकल्चर का क्वेश्चन आता रहता है और ये आपको देखना है। तो लेबर प्रोडक्टिविटी लो होती है एग्रीकल्चर में, ये आपका स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है इंडियन एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में। इतनी लेबर प्रोडक्टिविटी है नहीं हमारे देश में, और ये बात, जबकि लैंड होल्डिंग साइज बड़ा है, और ये गलत है। लैंड होल्डिंग साइज इस ऑप्शन में हमें चुनना था, इन चारों ऑप्शन में तो हमें सही जवाब चुनना था। तो सही जवाब हमारा पहला वाला हो गया, दूसरा हमारा गलत है, तीसरा भी हमारा क्या बोला गया? गवर्नमेंट प्रोक्योर्स द होल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। क्या ऐसा करती है कि सारा सब कुछ गवर्नमेंट के पास है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स डू नॉट इंक्लूड। देखिए, एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या नहीं इंक्लूड करते हैं? तो इन्फॉर्मिंग कंज्यूमर, चार्जिंग
चेंजिंग एटीट्यूड है, इधर सही कर लीजिएगा, चार्जिंग नहीं, चेंजिंग एटीट्यूड। मेकिंग एंटरटेनमेंट या डेवलपिंग अवेयरनेस, तो क्या ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? देखिए एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे, क्या चीज़ इंक्लूड नहीं करेंगे? मेकिंग एंटरटेनमेंट। अब यहाँ पे एंटरटेनमेंट जो है वो एंटरटेनमेंट थोड़ी करने आ रहे हैं एडवर्टाइजमेंट वाले। भाई टीवी पे एडवर्टाइजमेंट का मेन मकसद एंटरटेन करना नहीं, उनको तो अपना सामान बेचना है, लोगों को जागरूक करना है, लोगों को अपने प्रोडक्ट की सही जानकारी प्रदान करनी है। तो एंटरटेनमेंट का तो उनका कोई लक्ष्य है नहीं। नेक्स्ट, जर्नल इज ए बुक ऑफ, जर्नल क्या बुक है? जर्नल एक बुक है। ओरिजिनल एंट्री बिल्कुल सही जवाब, फर्स्ट एंट्री बिल्कुल सही, और तारीख वार तो होती ही है भाई, सिलसिलेवार तरीके से एक सीरियल ऑर्डर में चलती है, तो यार ऑफ दी बॉक्स बिल्कुल सही है। देखिए सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कम टाइम में, और वो केवल इसी चैनल के माध्यम से मिलेंगे, सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, प्रोडक्शन, वेट एक्सेट्रा इज नोन एज। देखिए जब भी आप वेट, वजन, इनकम, प्रोडक्शन, ये सब क्वांटिटी की बात हो रही है, और जहाँ पे क्वांटिटेटिव डाटा हो वहाँ पे आँख मीच के लगाइए ऑप्शन क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, सॉरी क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव मतलब यहाँ पे इनकम, प्रोडक्शन, वेट, यहाँ पर मेरे हिसाब से तो इनकम, प्रोडक्शन, वेट की वजन की बात है, तो क्वांटिटेटिव होना चाहिए, आप क्वालिटेटिव क्यों लिखा है? चलिए इसे सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, द पार्टनर ऑफ ए रजिस्टर्ड फर्म कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट। देखिए पार्टनर्स रजिस्टर्ड फर्म के फाइल कर सकते हैं सूट किसके खिलाफ? जब आप रजिस्टर करवा लेते हैं अपनी फर्म को, तो आप दूसरी फर्म के खिलाफ भी कर सकते हैं, आप थर्ड पार्टीज के खिलाफ भी कर सकते हैं, और अदर पार्टनर्स के खिलाफ भी कर सकते हैं। तो सही जवाब होगा, सारे के सारे सही जवाब हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज क्रेडिटेड टू। देखिए एडमिशन जब भी आप करते हैं नए पार्टनर का, तो आप क्या कर रहे हैं? एडमिशन कर रहे हैं, अब पार्टनर तो आई है आपकी फर्म में, अब इंक्रीज हो रही है एसेट्स, अपने साथ कैश भी लेके आता है, एसेट भी लेके आता है अपने साथ, तो आप कौन सा पार्टनर का खाता करेंगे? पुराने पार्टनर का खाता, कैपिटल खाते करेंगे, एसेट खाता करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेंगे, या रिवैल्यूएशन अकाउंट को में क्रेडिट करेंगे? तो सही जवाब है इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब भी आपका नया पार्टनर आता है तो रिवैल्यूएशन बनता है, और डिसोल्यूशन के टाइम पर रियलाइजेशन खाता बनता है। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मीन्स, देखिए डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मीन्स नंबर ऑफ पर्सन्स पर अब यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन्स पर स्क्वायर फुट है, स्क्वायर मीटर है, या स्क्वायर इंच है, या स्क्वायर किलोमीटर है? तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो स्क्वायर किलोमीटर इसका सही जवाब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंडर विच ऑफ द कॉस्ट डिफरेंसेस इंटरनेशनल ट्रेड वुड नॉट टेक प्लेस। तो इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होती है। इंटरनेशनल ट्रेड कहाँ नहीं होती? तो दोस्तों इक्वल में, है ना। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंसेस इंटरनेशनल ट्रेड वुड नॉट टेक प्लेस? इक्वल। कंपेरेटिव एब्सोल्यूट में हो जाती है, पर इक्वल में नहीं है। नेक्स्ट, इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेजर पोस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ समराइजिंग, क्लासीफाइंग, रिकॉर्डिंग, इंटरप्रेटिंग। देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लेजर जो पोस्ट करते हैं, लेजर पोस्ट करने की प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे? आप इसको कहेंगे, क्या कहेंगे इसको आप कहेंगे क्लासीफाइंग, यानी लेजर को पोस्ट करने का काम कर रहा है, चल रहा है। तो यहाँ पर सही जवाब है इसका क्लासीफाई करना। क्लासीफाई कर रहे हैं ना भाई। क्लासीफाई का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? भाई राम से रिलेटेड खाते में जितने खर्चे हैं उसका राम के खाते में लिख दो, है ना। आउटस्टैंडिंग खर्चा का अकाउंट है उसमें अलग डाल दो, रेंट का अकाउंट है उसमें रेंट से रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शन हुए सारे लिख दो। तो ये क्लासीफाई करना कहते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर। जर्नल से लेजर में करने में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पोस्टिंग। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में भी था पोस्टिंग वर्ड। एडवर्टाइजिंग कैन बिकम लाइफ एंड डेथ मैटर अंडर विच मार्केट स्ट्रक्चर। अब देखिए एडवर्टाइजिंग जो है वो डेथ और लाइफ का मैटर बन जाता है। किस मार्केट स्ट्रक्चर में? इसको कहते हैं ओलिगोपोली मार्केट में। तो सही जवाब है ओलिगोपोली। देखिए क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, देखिए क्वेश्चंस बहुत बढ़िया क्वालिटी के रखे गए हैं आपके लिए, बस आपको लाइक करते रहना बीच बीच में। इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी द कंज्यूमर इज कॉल्ड द एम्परर। कंज्यूमर को एम्परर कहा जाता है, शासक कहा जाता है माय फ्रेंड्स। और ये किस तरीके की इकोनॉमी में कहते हैं कंज्यूमर को शासक? जल्दी बताइए। इसका सही जवाब है कैपिटलिज्म में। Who provide long term funds for development projects in developing countries। देखिए लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड करने का काम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए डेवलपिंग कंट्रीज में कौन करता है? तो ये वर्ल्ड बैंक है।
नेक्स्ट, नेशनल इनकम कैन बी मेजर्ड बाय, नेशनल इनकम कौन सी चीज़ मेजर करेगी, कौन सा मेथड मेजर करेगा, एक्सपेंडिचर, इनकम प्रोडक्शन या सारे के सारे। तो सही जवाब है सारे के सारे से आप नेशनल इनकम एनआई का पता करते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड भी आता है उसमें, इनकम भी आता है और प्रोडक्शन मेथड भी आता है। नेक्स्ट, मनी विच परफॉर्म द फंक्शन एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड, मनी को परफॉर्म किया जाता है एज ए फंक्शन ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसको क्या कहेंगे, कॉमोडिटी मनी, अकाउंटिंग मनी, रियल मनी या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है दोस्तों, इसका सही जवाब है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज की जहां बात आ जाए वहां पर इसको कहते हैं कॉमोडिटी मनी। क्या कहेंगे, कॉमोडिटी मनी। मनी विच परफॉर्म द फंक्शन एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड कॉमोडिटी मनी। नेक्स्ट, डिस्काउंट विच इज बेस्ड ऑन टाइमली पेमेंट्स फ्रॉम कस्टमर्स नोन एज, तो देखिए डिस्काउंट जो कि बेस होता है टाइमली पेमेंट्स पर, जो भी आप कस्टमर से ले रहे हैं उसको किस तरीके से आप क्या देंगे, कैश डिस्काउंट देंगे, ट्रेड डिस्काउंट देंगे, या दोनों के दोनों आ जाएंगे। तो टाइमली पेमेंट्स मिल रहा है तो भैया कैश डिस्काउंट दे दो फटाफट। कैश डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि फटाफट सेलर क्या करता है कि ले भैया डिस्काउंट ले ले मेरी तरफ से, ऑफर्स टू अ बायर इन रिटर्न फॉर पेइंग ए बिल बिफोर द शेड्यूल ड्यू डेट, भैया तारीख तेरी 30 तारीख थी, तूने 25 में दे रहा, ला पैसा पहले दे रहा है, थोड़ा डिस्काउंट दे देता हूँ। तो सेलर ऐसा काम करता है ताकि उसको फटाफट पैसा मिलता रहे टाइम टू टाइम। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस विच हैव बीन इनकर्ड बट येट टू बी पेड इज नोन एज, देखिए ऐसे खर्चे जो होने वाले हैं बट येट टू बी पेड, मतलब हो गए हैं और आपको उन्हें पे करना था, अभी पे नहीं किया, तो ऐसे खर्चे आउटस्टैंडिंग खर्चों की श्रेणी में आते हैं। आउटस्टैंडिंग खर्चा वो खर्चा है जो कि हो गया अब पर पैसा दिया नहीं है, अब पैसा नहीं दिया है तो भाई देना पड़ेगा, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिकरिंग इन नेचर, भैया बार बार नहीं होता, भैया एक बार मशीनरी खरीद दी, बार बार हर दिन थोड़ी करते रहोगे, ट्रांजैक्शन थोड़ी करते रहोगे, तो ये कैपिटल खर्चा होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बिल्कुल सही जवाब कैपिटल खर्चा हो या कैपिटल रिसिप्ट हो, कैपिटल वर्ड आना चाहिए। तो कैपिटल वर्ड ही नॉन रिकरिंग से रिलेटेड कर लो, और ऐसे खर्चे होते हैं जो बार बार नहीं होते, नॉन रिपीटेटिव होते हैं। लीगेसीज आर जनरली, लीगेसीज क्या है जनरली, रेवेन्यू खर्च है, कैपिटल खर्च गेन, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटलाइज एंड टेकन इन बैलेंस शीट। लीगेसीज आर जनरली कैपिटलाइज एंड टेकन इनटू बैलेंस शीट। लीगेसीज शुड बी रिकॉर्डेड एज कैपिटल रिसीप्ट बिकॉज इट इज रिसीव्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलती है और इसको कैपिटलाइज किया जाता है और बैलेंस शीट में ले जाया जाता है। प्रिलिमिनरी खर्चे आर एग्जाम्पल्स ऑफ, प्रिलिमिनरी खर्चे किस चीज़ के एग्जाम्पल है, जल्दी बताइए। प्रिलिमिनरी खर्चे किस चीज़ के एग्जाम्पल होंगे, कैपिटल खर्चे, कैपिटल गेन, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या फिर मेरे हिसाब से डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होने चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है, प्रिलिमिनरी खर्चे वो खर्चे होते हैं जो कि इनकॉर्पोरेशन यानी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले इनिशियल स्टेज पर किए जाते हैं, और बिजनेस की शुरुआत से पहले किए जाने वाले खर्चे ये आपके प्रिलिमिनरी खर्चे। प्री का मतलब ही आप समझ जाइए, इसको रिलेट करना सीखिए। नेक्स्ट है, सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय स्कूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंक्शन इज ट्रीटेड एज, देखिए सब्सक्रिप्शन जो भी रिसीव किया जाता है स्कूल के द्वारा फॉर ऑर्गेनाइज करने के लिए एनुअल फंक्शन को, इसको क्या कहा जाता है, कैपिटल रिसिप्ट एंड लायबिलिटी, रेवेन्यू रिसिप्ट, एसेट या फिर अर्न्ड इनकम। तो देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रहा है स्कूल के द्वारा और एक ऑर्गेनाइज किया गया एनुअल फंक्शन में और उससे मिला है, तो इसको हम डालेंगे कैपिटल रिसिप्ट में। एंड लायबिलिटी, देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय स्कूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंक्शन, इसको आप कैपिटल रिसिप्ट की तरीके से लीजिए, लायबिलिटी की तरफ से, बिकॉज इट इज रिसीव फॉर है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, यानी जैसे लीगेसीज आया था अभी आपके पास, ऐसे ही ये आया और इसको आपको क्या करता है, इसको कैपिटलाइज किया जाता है, तो कैपिटल रिसिप्ट है आपकी ये, है ना, और लायबिलिटी भी है साथ में साथ। When paid position of the business is tried to be shown as good, भैया इसको क्या कहते हैं कि बुरी हालत में चल रहा है बिजनेस पर लोगों से पैसा तो चाहिए ना, तो ऐसे में क्या करते हैं, विंडो ड्रेसिंग कही जाती है इस चीज़ को, यानी करा क्या जाएगा अकाउंट्स को सही तरीके से भैया सजावट के साथ दिखाया जाएगा कि लोग अट्रैक्ट हों, भले ही बिजनेस डूब रहा हो, लॉस में हो, तब भी अच्छा दिखाने का प्रयास किया जाता है, इसी को विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। स्ट्रेटजी होती है, यूज बाय म्यूचुअल फंड के द्वारा की जाती है, अदर पोर्टफोलियो मैनेजर्स के द्वारा की जाती है, और ताकि जो है अच्छे तरीके से क्लाइंट के सामने, शेयर होल्डर्स के सामने प्रेजेंट किया जाए, उनसे फंड लिया जाए। तो बेसिकली बेवकूफ़ बनाना कह सकते हैं मेरे हिसाब से। तो रेवेन्यू यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट, रेवेन्यूज जब भी आप यूज़ करते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो रेवेन्यू खर्चे हैं, कैपिटल खर्चे हैं, डेफर्ड रेवेन्यू खर्चे हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो रेवेन्यू जब भी आप यूज़ कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो आपका ऐसा खर्चा
ऐसा खर्चा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की श्रेणी में आता है, यानी पहले से ही तय कर लिया जाता है कि हाँ 5 लाख रुपए एडवर्टाइजमेंट के लिए रखे जाएंगे और उसको आने वाले टाइम में उसको धीरे 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 यूज़ किया जाता है। तो बिकॉज इट विल कीप शोइंग इट्स बेनिफिट्स ओवर द पीरियड ऑफ 2 to 3 years, दस द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एज ए पीरियोडिक स्टेटमेंट बनाता है। तो इसमें पीरियोडिक स्टेटमेंट भी बनता है। तो रेवेन्यू यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, लीगल खर्चे incurred in defending a suit for breach of a contract to supply goods will be treated as, ऐसे लीगल खर्चे जो कि होते हैं, भाई केस वेस चल रहा है ना, और कॉन्ट्रैक्ट कोई ब्रीच तोड़ दिया होगा, कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होगा गुड्स को सप्लाई करने वाला, तो ऐसे में इन खर्चों को कहाँ लिखा जाए? कैपिटल रेवेन्यू खर्चे हैं, डेफर्ड रेवेन्यू खर्चे हैं, क्या है ये? तो दोस्तों ऐसे खर्चे रेवेन्यू खर्चे हैं। रेवेन्यू expenditure is a cost that will be an expense in the accounting period when the expenditure takes place. In this case, the goods have not been supplied by the business to the customer according to the contract between them. The customer claimed damages which the business paid. It is usual thing that happens in ordinary course of trading, so it is a revenue kharcha. Next, provision for bad debts is created on. Provision on bad debts कहाँ बनता है? डेटर्स पे तो बनेगा, और कहाँ बनेगा, है ना? तो ये कैसा है? प्रोविजन विच इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज ए प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इज एन एस्टिमेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ डाउटफुल डेट दैट विल नीड टू बी रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड विच इज क्रिएटेड ऑन डेटर्स। तो देखो मैंने बताया आपको डेटर्स पे, सही जवाब डेटर है। द स्लोप एट एनी पॉइंट ऑन द इंडिफरेंस कर्व इज नोन एज, इसको क्या कहेंगे? इसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए। द स्लोप एट एनी पॉइंट ऑन द इंडिफरेंस कर्व, उसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन देगा, विच इज डिक्लाइन एज द क्वांटिटी ऑफ एक्स इंक्रीजेज रिलेटेड टू द क्वांटिटी ऑफ वाई। मतलब क्वांटिटी ऑफ एक्स डिक्लाइन करे तो क्वांटिटी ऑफ वाई कर रही है, और ऑफ कोर्स द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी एक्स एंड वाई दैट द इंडिविजुअल विल एबल टू कंज्यूम डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ दैट पर्सनस इनकम। तो यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दिए हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कर्व होता है, इस तरीके से कर्व होता है, और ये कर्व जो होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ गया है। यहाँ पे कॉमोडिटी वाई लिखी है, यहाँ पे कॉमोडिटी एक्स लिखी है, और दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं आराम से, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। नेक्स्ट है, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन सेक्टर इफ एमपीसी इज 0.8 द मल्टीप्लायर इज। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है k बराबर 1/1 माइनस MPC 1/1 माइनस 0.8 1/0.2 5 इसका आंसर आ जाएगा। ये जॉन मेनर्ड केन्स के द्वारा दिया गया हुआ कंसेप्ट है। चलिए, गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट क्या होता है? गुडविल अकाउंट एक तरीके से कैसा है? पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, किस तरीके से बताइए? रियल होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो है ना, एसेट है, इंटेंजिबल है ना। तो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी कंसिडर्ड इन ए मेक और बाय डिसीजन। अब देखो यहाँ पे आप किस चीज़ को नहीं लोगे? आप इसमें से अनचेंज फिक्स कॉस्ट को नहीं लिया जाएगा, कंसीडर नहीं किया जाता। जब भी आप खरीदने जाते हो, डिसीजन बनाते हो लेने का कोई भी चीज़, है ना, तो ऐसे में अनचेंज फिक्स कॉस्ट इसमें नहीं आएगी ना। द फंक्शन ऑफ स्टाफ इन लाइन द स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज। अब देखो स्टाफ में इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं पीजीटी वाले कोर्स पेपर में। द फंक्शन ऑफ स्टाफ इन लाइन द स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज, तो यहाँ पे एडवाइस लेने का काम किया जाता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज एग्जामिन्ड एंड सजेस्टेड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो यहाँ पर सही जवाब है आबिद हुसैन नरसिम्हन कमेटी, नरसिम्हन कमेटी, है ना। यहाँ पर ऐसी कमेटी जो एग्जामिन की जाती, कमेटी एग्जामिन करती है, सजेस्ट करती है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो यहाँ पर इसका सही जवाब नरसिम्हन कमेटी है। इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डिटरमाइंड बाय। फ्री मार्केट इकोनॉमी में द एलोकेशन रिसोर्स, बंटवारा हुआ रिसोर्सेज का किस तरीके से? वोट्स टेकन बाय कस्टमर्स, अ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, बाय कस्टमर प्रेफरेंसेस या लेवल ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ फर्म्स। सही जवाब बाय कस्टमर के प्रेफरेंसेस से ही रिसोर्सेज एलोकेट की जाएंगी, उसको डिटरमाइन किया जाएगा फ्री मार्केट इकोनॉमी में। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज यूजुअली नॉट डेप्रिशिएटेड। अब भाई लैंड तो मेरे ख्याल से डेप्रिशिएशन होता नहीं है, बढ़ती रहती है कीमत लैंड की। ऑल द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ प्रॉफिट सेंटर्स विद इन एन और एयरलाइन एक्सेप्ट। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल रख दिया इन्होंने प्रॉफिट सेंटर्स के विद इन एन एयरलाइन। एयरलाइन में भैया किस तरीके से एयरलाइन पैसा कमाएगी? टिकट बेच के कमाती है। एयरक्राफ्ट
में मर्केंडाइजिंग करके, एडवर्ट्स करके, फ्लाइट मैगजीन के माध्यम से, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस से तो कोई पैसा नहीं कमा रही है। अ पार्टनर इन ए फर्म कैन नॉट ट्रांसफर इज शेयर टू एन आउटसाइडर, कैन ट्रांसफर इज शेयर टू एन आउटसाइडर विद द कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी पार्टनर्स, कैन ट्रांसफर इज शेयर टू एन आउटसाइडर विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी अदर पार्टनर, कैन ट्रांसफर इज शेयर टू एन आउटसाइडर विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। कैन ट्रांसफर अपना शेयर आउटसाइडर को दे सकता है, पर उसके लिए रजामंदी चाहिए दूसरे पार्टनर्स की भी, ये सही है। The main drawback of functional organization developed by Taylor, F.W. Taylor, is that it fails to recognize क्या किस चीज़ में फेल हो गए थे वो, क्या पहचानने में फेल हो गए थे, क्या मेजर ड्रॉबैक है, मेन ड्रॉबैक है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़ा ही होगा, तो उसमें प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड में ड्रॉबैक मानी जाती है। नेशनल इनकम इन इंडिया इज एस्टिमेटेड बाय, नेशनल इनकम इन इंडिया इज एस्टिमेट किसने द्वारा, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो नेशनल NI, नेशनल इनकम जो है एस्टिमेट की जाएगी CSO के द्वारा, ये काम CSO के पास है। द कंसेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स, अब देखो कंसेप्ट मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या कहता है, to have balanced development in the agriculture and industrial sector, simultaneous development of the rural and urban sector, to have urban distribution of wealth among the rural and urban sector, simultaneous existence of private and public sector। तो मिक्स्ड में तो भैया प्राइवेट पब्लिक दोनों आ जाता है, लास्ट वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज टू, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक फंक्शन बता दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक फंक्शन स्टॉक एक्सचेंज का सेफगार्ड करना इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स का, हेल्प इन द कैपिटल फॉर्मेशन द कंपनी, प्रोवाइडिंग फैसिलिटी फॉर स्पेकुलेशन, या प्रोवाइडिंग ए रेडी मार्केट फॉर ओल्ड सिक्योरिटीज। तो यहाँ पे सही जवाब है हेल्प इन द कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ द कंट्री। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट भाई सब्सक्राइब जरूर कर दिया ना, बाकी मैं बार बार कहता हूँ लाइक भी करिए, और फर्स्ट चॉइस अड्डे का चैनल का नाम है। और चलते हैं, अभी बहुत लंबा वीडियो है, ये समझ लीजिए आपकी घंटों आपको बैठना है अपने साथ, है ना। तो अ कस्टमर रिटर्न गुड्स टू ए सप्लायर, हाउ डज द सप्लायर रिकॉर्ड दिस इन दिस लेजर। तो देखिए जब कस्टमर रिटर्न करता है गुड्स सप्लायर को, तो आप कैसे सप्लायर के उसमें रिकॉर्ड करेंगे अपने इनके लेजर में, सप्लायर के लेजर में। सप्लायर इसको कैसे रिकॉर्ड करेगा अपने लेजर में, ऐसा समझ लीजिए। तो कस्टमर तो माल वापस कर रहा है, अब कस्टमर माल वापस कर रहा है तो उसकी तो रिटर्न हो रही है, और उसकी रिटर्न हो रही है तो सेल्स रिटर्न हो रही है, और उसका कस्टमर जो है उसका क्या हो जाएगा, फिर क्रेडिट हो जाएगा। तो सेल्स रिटर्न डेबिट और कस्टमर क्रेडिट, है ना। व्हेन सेल्स आर मेड, सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाता है, और इस इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए सेल्स अकाउंट को डेबिट करते हैं। भाई पहले सेल करी होगी, भाई जाहिर सी बात है कोई माल तभी तो वापस करने आएगा जब सेल करेंगे। एज द कस्टमर इज गिवन हियर इज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, और कस्टमर गिवरर है, देने वाला है। अब बताइए इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें कौन सा है। अब देखिए नीचे से चलते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब कैश में गुड्स सोल्ड करोगे तो कैश तो आएगा, और माल जारी आया है तो स्टॉक माइनस हो जाएगा। रिसीव कैश फ्रॉम द डेटर्स, अब देखिए कैश मिल गया आपको तो कैश बढ़ेगा, और डेटर क्या हो गया, कम हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। ये भी सही है। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पर माल खरीद लिया, माल तो आ गया पर उधार भी तो बढ़ गया, क्रेडिटर भी बढ़ गए। पेड क्रेडिटर बाय चेक, अब भाई चेक से देने का पैसा मतलब ये है कि बैंक का बैलेंस कम होगा तो बैंक घट गया, ठीक है, पर क्या क्रेडिटर नहीं घटेंगे क्या? क्रेडिटर बढ़ेंगे, बड़े रह जाएंगे, बढ़ जाएंगे क्या क्रेडिटर? नहीं ना, वो भी तो घटेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है। चलिए, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम की एडवांटेज नहीं है। इन्फ्लेशन कैसे हैंडल कर लेगी वो? मैनेजर डिसीजन में तो हेल्प कर सकती है, कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड बिजनेस का कर सकती है, अकाउंटिंग सिस्टम अडॉप्ट करता है इस तरीके का, सारी ऑर्गेनाइजेशन में डबल एंट्री सिस्टम ही चलता है, पर इन्फ्लेशन को हैंडल कर लेगी ऐसा तो नहीं है। नेक्स्ट, रेशमा रिटर्न करती है गुड्स 10,000 रुपये के राजेश को, और उसने पाया कि वो डिफेक्टिव है, तो राजेश अपने यहाँ किस तरीके का खाता, मतलब क्या बनाएगा, डेबिट क्रेडिट इनवॉइस या कैश मेमो बनाएगा? तो दोस्तों राजेश के पास तो क्या आ रहा है, सामान आ रहा है लौट के,
10,000 रुपये का, रेशमा रिटर्न कर रही है 10,000 रुपये का सामान, तो अपने यहाँ तो वो डॉक्यूमेंट क्या बनाएगा, क्रेडिट नोट बनाएगा, नहीं बनाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इनकम और खर्चे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाए जाते हैं। किस बेसिस पे? तो वहाँ तो एक ही हिसाब चलता अभी, एक्रूअल बेसिस का। ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू अकाउंटिंग ईयर whether they are actually received and paid or not are taken into consideration। एक्रूअल बेसिस का मतलब ये होता है कि जितने भी आय और खर्चे हो रहे हैं उस अकाउंटिंग ईयर में लिखे जाने हैं, चाहे वो पैसा मिला हो या ना मिला हो, दिया हो या ना दिया हो। एक्सपेंडिचर को डेबिट साइड लिखते हैं, इनकम को क्रेडिट साइड लिखने का काम करते हैं। तो इनकम और एक्सपेंडिचर एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं। यार इतनी बात समझ लीजिए, कैश बेसिस, रिसीट बेसिस, एक्सपेंडिचर बेसिस ये नहीं आएगा, एक्रूअल बेसिस आएगा। याद रख लीजिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाता है तो एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग बनाएगा। एक XYZ परचेज करता है गुड्स उधार पर प्राइवेट फंड से, प्रोप्राइटर जो ऑनर है प्राइवेट फंड से लेने का काम कर रहा है, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। अब एसेट और लाइबिलिटी पर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? तो देखिए, स्टॉक तो बढ़ेगा पर साथ साथ में कैपिटल भी बढ़ेगी। XYZ परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पे खरीदा फ्रॉम द प्राइवेट फंड ऑफ ए प्रोप्राइटर, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एसेट्स एंड लाइबिलिटी। स्टॉक बढ़ गया, कैपिटल बढ़ गई। इन पार्टनरशिप अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी इज शोन इन न्यू बैलेंस शीट। इन पार्टनरशिप में अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी शो की जाती कहाँ? नई बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे आप? लाइबिलिटी साइड पे तो दिखाएंगे। द अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटी व्हिच आर नॉट रिकॉर्डेड और व्हिच आर नॉट बीन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को तो लिखते नहीं है, लिखा नहीं जाता ना, तो आप कहीं लिखते नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट में। दीज लाइबिलिटीज शोन इन न्यू बैलेंस शीट सेपरेटली और लाइबिलिटी साइड। देखो मैंने कहा लाइबिलिटी साइड पे दिखाई जाएगी। बट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, जब आप डिसोल्यूशन के टाइम पे पार्टनरशिप के लाइबिलिटी को पेड ऑफ कर दिया जाता है तो रियलाइजेशन का खाता डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट क्रेडिट करते हैं। यदि वो लाइबिलिटी किसी पार्टनर ने टेक ओवर कर ली तो रियलाइजेशन का खाता डेबिट होगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या करते हैं हम? रिकॉर्ड करते हैं सारे के सारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का काम किया जाता है। तो रिकॉर्डिंग ऑफ डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आइदर इट इज कैश और एक्रूअल बेसिस। द रेशियोज विच रिफ्लेक्ट मैनेजरियल इफिशिएंसी इन हैंडलिंग द एसेट्स इज। अब ऐसे रेशियोज जो रिफ्लेक्ट करते हैं मैनेजरियल इफिशिएंसी को, तो ऐसे रेशियो को क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से टर्नओवर रेशियो है, एक्टिविटी रेशियोज भी कहते हैं इन्हें, एफिशिएंसी रेशियो भी कहते हैं। ऐसे रेशियोज वो रेशियोज हैं जिससे एफिशिएंसी का, इफेक्टिवनेस का पता चलता है ऑफ द एसेट्स यूज। These ratios measures how efficiently a company uses its assets to generate revenues and its ability to manage those assets। स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एक ही बात है। एसेट्स टर्नओवर रेशियो या रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट किस तरीके का क्या है? तो देखिए, जब भी खाता किसी पर्सन से रिलेटेड होता है, सैलरी किसी पर्सन की जा रही है, आउटस्टैंडिंग है, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आती है, रिप्रेजेंट कर रहा है किसी को। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट एक सैलरी ड्यू है, अभी तक मिली नहीं है एम्प्लॉय को। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट है जहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल को क्या करा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, जिन जिन की सैलरी रुकी हुई है। सिमिलरली अदर आउटस्टैंडिंग प्रीपेड खर्चे भी इस रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएंगे, चाहे वो आउटस्टैंडिंग रेंट हो या फिर कुछ और। ऑल रेवेन्यू इनकम आर क्रेडिटेड टू। जितने भी रेवेन्यू इनकम्स हैं वो क्रेडिट की जाएंगी कहाँ?
मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए रेवेन्यू इनकम आर क्रेडिटेड टू, रेवेन्यू इनकम आर क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रेवेन्यू इनकम्स आर क्रेडिटेड टू, कहाँ रेवेन्यू इनकम क्रेडिट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जल्दी बताइए। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑपरेटिंग इनकम है, नॉन ट्रेडिंग इनकम, नॉन ट्रेडिंग गेन, लॉन्ग टर्म गेन, नॉन ट्रेडिंग गेन इनकम है, नॉन ट्रेडिंग इनकम, नॉन ट्रेडिंग इनकम है आपकी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ। भाई ट्रेड थोड़ी करना है आप फिक्स्ड एसेट्स का, आपने बेच दिया कोई सामान, फिक्स्ड एसेट पुराना था आपने बेच दिया, उसमें प्रॉफिट हो गया, पर वो ट्रेडिंग आपका रोजमर्रा का काम थोड़ी है। एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम एक्रू ओनली टू वर्कर्स, ओनली टू गवर्नमेंट, ओनली टू कंज्यूमर, टू मैनेजमेंट, वर्कर्स, कंज्यूमर्स एंड गवर्नमेंट। देखिए एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम एक्रू करती है टू मैनेजमेंट, वर्कर्स, कंज्यूमर्स और गवर्नमेंट, यानी इसका सही जवाब क्या है? चारों आ जाएंगे इसमें। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का यही बेनिफिट है कि इसके ये सभी के लिए काम कर रही है, सभी इसमें शामिल हैं। गवर्नमेंट कंपनी, द शेयर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन पेड अप कैपिटल मस्ट बी एटलीस्ट, तो यहाँ पे 51% रहता है हिस्सेदारी, है ना। तो गवर्नमेंट फॉल्स बिलो 51, अगर 51 से कम है, ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट कंपनी नहीं कहेंगे। द बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर, बेसिक कंसेप्ट क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का? जल्दी बताइए किस चीज़ पे बनता है? ये दोनों पे बनता है, रियलाइजेशन और मैचिंग दोनों पे। प्रॉफिट एंड लॉस यानी जिस साल के खर्चे उसी साल की इनकम से मैच किए जाते हैं, रियलाइज किए जाते हैं। तो सही जवाब है आपका मैचिंग कंसेप्ट, सही जवाब है रियलाइजेशन प्रिंसिपल, या उसको कंसेप्ट भी बोल सकते हो। तो मैचिंग कंसेप्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिस वेयर बाय फर्म्स रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एंड देयर खर्चे उसी साल के सेम अकाउंटिंग पीरियड में, और रियलाइजेशन का भी मतलब यही है, जितने गुड्स और सर्विस थे रिलेटेड वो रेवेन्यू से मैच करने चाहिए, भले डिलीवर हो या ना हो, रेंडर किए गए हो ना किए गए हो, पैसा आया नहीं आया हो, पर रिकॉर्ड करना है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में एवरेज स्टॉक माय फ्रेंड। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और एवरेज इन्वेंट्री का मतलब क्या? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यूज प्रोसेस कॉस्टिंग? प्रोसेस कॉस्टिंग नहीं आती है माय फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यूज प्रोसेस कॉस्टिंग? ऑयल रिफाइनरी, केमिकल वर्क्स, शुगर वर्क्स या एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग? बताइए क्या चीज इसमें प्रोसेस कॉस्टिंग में नहीं आएगी? तो देखिए केमिकल का काम चल रहा है, शुगर का काम चल रहा है, ऑयल रिफाइनरी का काम चल रहा है, सब जगह प्रोसेस कॉस्टिंग। पर क्या एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी प्रोसेस कॉस्टिंग लगाओगे क्या? नहीं, इसमें कॉस्टिंग का मेथड ये नहीं लगता है। सोप फैक्ट्री वगैरह में भी लग जाता है, ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग। चलिए, अ सिस्टम वेयर मैन्युफैक्चरर असर्टेन द कॉस्ट आफ्टर इनकरिंग द एक्सपेंसेस इज नोन एज, इसको क्या कहेंगे? द सर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट आफ्टर दे हैव बीन इनकर्ड इज नोन एज हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। इन दिस टाइप ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम द कॉस्ट आर असर्टेन ओनली व्हेन आफ्टर दे हैव बीन इनकर्ड। तो यहाँ पर सही जवाब है इसका हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। ऐसा सिस्टम जहाँ पर मैन्युफैक्चर असर्टेन करे, कॉस्ट को पता करे, आफ्टर इनकरिंग खर्चा होने के बाद कॉस्ट का पता चला है, ऐसे में इसको हिस्टोरिकल कॉस्टिंग कहेंगे। आफ्टर दे हैव बीन इनकर्ड इज नोन एज हिस्टोरिक। इन दिस टाइप ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम कॉस्ट आर असर्टेन्ड पता ओनली आफ्टर दे हैव बीन इनकर्ड। द मेथड्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट डिस्क्राइब्ड इन रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। बताइए डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होगा इसका सही जवाब? ये देखो कुछ सवाल में जो है आपको, भाई देखो क्या होता है, अगर आप पैसिव लर्नर बनेंगे तो केवल सुनते रहेंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। बीच बीच में ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा जो कि क्या होगा आपको बताने हैं कमेंट सेक्शन में कि इसका सही जवाब क्या होगा।
ऐसे आप एक्टिव लर्नर भी बनेंगे साथ साथ में, है ना। तो जैसे मैंने पूछा, बताइए मेथड ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट डिस्क्राइब किया जाता है रिवाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट या डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड है। तो आपको इसका सही जवाब बताना है कमेंट सेक्शन में। दूसरा क्वेश्चन, अ ट्रेडर ट्रांसफर 20% ऑफ हिज प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व ऑन द बेसिस ऑफ विच कंसेप्ट ही डज सो, ये किस बेसिस पर कर रहा है ये काम। अब इसका सही जवाब बताएंगे आप। कंजर्वेटिज्म है, कंसिस्टेंसी है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन है या मैचिंग कंसेप्ट है। सही जवाब उत्तर लिखिए। जब तक आप लिखेंगे नहीं कमेंट सेक्शन में, तब तक आप सीखेंगे नहीं आता पता चल रहा है, देखिए कमेंट सेक्शन को, कमेंट सेक्शन में ढूंढ ढांड के कहीं से लिख के आंसर ढूंढ के लाइए, इसका लिखिए कमेंट सेक्शन में। तीसरा, कैपिटल इज शोन अंडर लायबिलिटी बिकॉज ऑफ दी, अब इसका क्वेश्चन सही जवाब लिखिए। कॉस्ट यूनिट फॉर पेपर इंडस्ट्री क्या होगा, पर रिम, पर पेपर, पर किलो, पर कुंटल। सही जवाब लिखिए कमेंट सेक्शन में। अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिकॉज ऑफ एंटाइटी कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट या मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। इन पार्टनरशिप अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज इज शोन इन न्यू बैलेंस शीट इन, देखिए अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज जो कि की जाती हैं रिकॉर्ड, विच आर नॉट रिकॉर्डेड और विच हैव नॉट बीन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दीज लाइबिलिटी शो किया जाता है नई बैलेंस शीट में, अलग से दिखाएंगे लाइबिलिटी साइड में, बट एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप इन लाइबिलिटीज को पेड ऑफ कर दिया जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग किससे रिलेटेड है, डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन से। रेशियोज विच रिफ्लेक्ट मैनेजरियल एफिशिएंसी हैंडलिंग द एसेट, किसको क्या कहेंगे, एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, है ना, मैनेजरियल एफिशिएंसी से रिलेटेड है। आउटस्टैंडिंग सैलरी खर्चे रिप्रेजेंटेड पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। ऑल रेवेन्यू इनकम्स क्रेडिटेड टू, कहाँ इनकम को क्रेडिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये किस तरीके का खर्चा, ये आपको सब बताने हैं, है ना भाई, रिवीजन करते हुए चलना है साथ साथ में। अभी मैंने पीछे भी बता दिया था, अभी पीछे बताया मैंने वीडियो में यही क्वेश्चन का आंसर। आपको बस क्या करना है, इस क्वेश्चन के आंसर्स को लिखना है। एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम एक्रू, अब ये मैंने पीछे ही बता दिया था, अभी आपको पता होना चाहिए। मैनेजमेंट, वर्कर, कंज्यूमर, गवर्नमेंट, अभी पीछे बताया था। तो ये आपको करना है, जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको आएगा नहीं। फर्स्ट चॉइस अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को, है ना। ये आपका आप ही लोगों का चैनल है और आप ही को इसको आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट, हु इज़ नोन कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को कहा जाता है ना। तो एडम स्मिथ जो है 18वीं शताब्दी के स्कॉटिश इकोनॉमिक्स फिलोसफर ऑथर थे और इनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट टू गेट द वर्क डन बाय अदर, दिस स्टेटमेंट बिलोंग्स टू, ये स्टेटमेंट बिलोंग करता है हेरोल्ड कुंट्स का। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर, दूसरों से काम करवाना, यही तो मैनेजमेंट है ना। और ये कहा था हेरोल्ड कुंट्स ने। मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट एक कला है। मैनेजमेंट इज गेटिंग रिजल्ट सक्सेसफुली, ये भी उनकी द्वारा कही हुई बात है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी इन इंडिया, अब ये किस कमेटी का सजेशन था, ये था हमारा किसका, बताएं किसका था, मल्होत्रा कमेटी। सही जवाब इसका मल्होत्रा कमेटी। मल्होत्रा कमेटी ने कहा था, IRD के लिए सुझाव दिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। ये सेटअप की गई थी बॉडी 2000 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। चलिए, यूज फॉर कोएग्जिस्टेंस ऑफ इन्फ्लेशन एंड स्टैग्नेशन, यहाँ पर सही जवाब है स्टैगफ्लेशन। सही जवाब क्या, इन्फ्लेशन महंगाई और उसके साथ बेरोजगारी को जोड़ दो तो स्टैगफ्लेशन बन जाता है। स्टैगफ्लेशन रेफर्स टू द परसिस्टेंस हाई इन्फ्लेशन कपल्ड विद हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्टैग्नेंट डिमांड ग्रोथ इन इकोनॉमी। हाई इन्फ्लेशन प्लस लो इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर कंडीशंस ऑफ रिसेशन प्लस लो इकोनॉमिक जनरेशन, लो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज इक्वल टू स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन वो स्थिति है जहाँ पर कहीं ना कहीं रिसेशन रिड्यूस करता है डिमांड फॉर गुड्स के लिए। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज इन्फ्लेशन और GDP में इसका डिक्लाइन भी देखने को मिलता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इसका डिक्लिनेशन देखने को मिलेगा। महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, रिसेशन आएगा और रिसेशन डिमांड, गुड्स की डिमांड को कम करेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी, बड़ी महंगाई ज़्यादा होगी, बेरोजगारी ज़्यादा होगी, जो रोजगार सृजन हो रहा है वो कम होगा। तो ये सब क्या है, स्टैगफ्लेशन की निशानी है। इन केस ऑफ इंफीरियर गुड द इनकम इलास्टिसिटी
ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव, जीरो, निगेटिव या फिर इनफिनाइट। तो इन केस ऑफ इन्फीरियर, जो मतलब कह सकते हैं क्वालिटी अच्छी नहीं वुड्स की, इन्फीरियर है ना, उनकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? देखिए, इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निगेटिव होती है। एज वेन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर राइजेस द डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स फॉल्स। अब भाई इनकम बढ़ गई, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या, इनकम बढ़ गई तो लोग खरीदेंगे क्या इन्फीरियर गुड्स? नहीं। और व्हेन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर फॉल्स, अब कंज्यूमर की इनकम घट गई, लोग खरीद लेंगे, सस्ता आइटम खरीदेंगे, भले ही चीप आइटम है ना, इन्फीरियर गुड है और खरीदा जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सही है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निगेटिव होती है। द टोटल सम ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री इन ए ईयर माइनस डेप्रिसिएशन, जितने भी गुड्स बने, प्रोड्यूस हुए देश में, और उसमें डेप्रिसिएशन माइनस करें तो क्या निकल के आएगा, ये बताना है। कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको एक तरीके से वर्क, होमवर्क के तौर पे, कि आपको इन्हें बताना कमेंट सेक्शन में। हैविली ऑन द सेलर मार्केट व्हेन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन स्टील प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड? तो क्या सेकंड इसका सही जवाब है। इंडिया की रैंक स्टील प्रोडक्शन में वर्ल्ड में कौन सा स्थान है? दूसरा। डिपॉजिट इंश्योरेंस इज लिमिटेड लेवल ऑफ प्रोटेक्शन provided by the government to depositors against bank failures. Which among the following does not come under the purview of deposit insurance? तो सही जवाब इसका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इनकॉर्पोरेशन। When there is an inflationary trend in the economy, what would be trend in the pricing of the bank products? तो यहाँ पर ट्रेंड जो है वो इंक्रीज होता है। Which among the following cannot be called an anti-inflationary measure? तो आप क्या करते हैं, सिक्योरिटीज को परचेज करते हैं ओपन मार्केट, ये क्या है? एंटी इन्फ्लेशनरी मीजर नहीं है, ये एक तरीके से इन्फ्लेशनरी मीजर है। रेजिंग द बैंक रेट, रेजिंग द रिजर्वेशन रिक्वायरमेंट और रेशनिंग ऑफ द क्रेडिट, ये सारे के सारे ABD ऑप्शन जो है वो एंटी इन्फ्लेशनरी है, और जबकि परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट ये इन्फ्लेशनरी मीजर है। विच अमंग द फॉलोइंग बैंक्स असिस्ट एंड कोऑर्डिनेट इन सेलिंग द स्टेट डेवलपमेंट लोन्स? SDLs की फुल फॉर्म स्टेट डेवलपमेंट लोन होती है भारत में। तो ये कौन दे देगा? RBI ही रेगुलेटरी बॉडी है। SDLs मार्केट बोरोइंग्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट, RBI कोऑर्डिनेट करता है इस एक्चुअल प्रोसेस को of selling these securities. The government uses which among the following as last resort in deficit financing? तो गवर्नमेंट यूज़ करती है लास्ट रिसोर्ट इन डेफिसिट फाइनेंसिंग, तो प्रिंटिंग करेंसी को प्रिंट करने का काम करेगी, उसके पास ये लास्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, इफ अ बैंक launches a CASA campaign, which among the following would be the most probable objective of a such campaign? कासा कैंपेन किससे रिलेटेड? टू ब्रिंग इन मोर न्यू कस्टमर्स, नए कस्टमर्स को लेकर आना। इंडियन करेंसी प्रिंटिंग इंस्टीट्यूशंस आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? कहाँ पर हैं? तो दोस्तों ये देयर आर करेंटली 4 प्रिंटिंग प्रेसेस हैं भारत में, और देवस है, सलबोनी है, नासिक है और मैसूर में। ये 4 हमारी जहाँ पर नोट प्रिंट किए जाते हैं। सिक्योरिटी पेपर मिल इस्टेब्लिश की गई थी 1968 में एट होशंगाबाद मध्य प्रदेश, ताकि वहाँ पर टू मेक पेपर्स फॉर बैंक नोट्स, वहाँ पर पेपर्स बनाए जाते हैं बैंक नोट्स के लिए, जो बैंक नोट आप देखते हैं। द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल बैंकिंग वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ R.H. खान कमेटी। यूनिवर्सल बैंकिंग वाली सिफारिश कौन लेके आई थी कमेटी भारत में? तो वो R.H. खान कमेटी लेकर आई थी। फॉर ए हेल्दी ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर व्हाट शुड गवर्नमेंट डू? तो रिवाइव ग्रोथ इन फार्म्स एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। फॉर ए हेल्दी ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर व्हाट शुड गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? रिवाइव करे ग्रोथ इन फार्म्स एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। द क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन लास्ट ईयर्स
इकोनॉमिक सर्वे डॉक्यूमेंट्स, और इसमें क्या है कि इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रीमिस दैट द ग्रोथ इन टर्शरी सेक्टर कैन नॉट थ्राइव इफ़ देयर इज़ नो ग्रोथ इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर में ही ग्रोथ नहीं होगी तो टर्शरी में क्या होगी, खाक होगी। ड्यू टू इंटरनल सेक्टोरल लिंकेजेस रिवाइवल ऑफ ग्रोथ इन सर्विसेज डिपेंड्स ऑन ग्रोथ रिवाइवल इन कमोडिटी प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग डिनोट्स द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ए कंपनी। तो इसका सही जवाब है करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द इशूड प्राइस। Which of the following banks launched India's first certified green bond at London Stock Exchange? सही जवाब है एक्सिस बैंक ने ये काम किया है। Consider the following statement about global hunger index। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड ओनली है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो गलत है, बिकॉज द रिपोर्ट इज पब्लिश एनुअली टू द इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। The GHI is calculated by taking into account 4 key parameters: shares of undernourished population, wasted and stunned children aged fewer than 5, infant mortality rate of the same age group. As per the report, child stunning in India is the major reason behind India's worst ranking in the report. The section 153A, 153B and section 295 of the Indian Penal Code were making news frequently in recent times, which the following these section deal with। तो यहाँ पर हेट इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। Where are the headquarters of New Development Bank situated? तो यहाँ पर सही ऑप्शन है शंघाई, चाइना। NDB का हेडक्वार्टर किधर है, चाइना में। Who is the custodian of Contingency Fund of India? President। यहाँ ऑप्शन सही है, कस्टोडियन कौन होता है कंटिजेंसी फंड का, प्रेसिडेंट। विच ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट जीडीपी, भारत में जीडीपी कैलकुलेट करने का काम किसके पास है, सीएसओ के पास, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। विच इकोनॉमिस्ट वॉज द फर्स्ट टू गो टू अगेंस्ट द व्यू फ्री मार्केट्स वुड ऑटोमेटिकली प्रोवाइड फुल एम्प्लॉयमेंट, जॉन मेनार्ड कीन्स। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ महारत्न, महारत्न की लिस्ट में नहीं है। तो हिंदू पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ये आपकी महारत्न की लिस्ट में नहीं आता है, जबकि इस एट प्रेजेंट 7 महारत्न कंपनी है। भेल है, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, IOCL है, NTPC है, ONGC है और सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। Participation of the workers in the collective bargaining is a feature of socialist economy। सही जवाब कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात जहाँ आए वहाँ सोशलिस्ट इकोनॉमी आँख मीच कर लगाई है। ये मार्क्स मॉडल पर बेस्ड है और यहाँ पर क्या मार्क्स द वर्कर्स आर पेड यूनिफॉर्म वेजेस एंड व्हाट मार्क्स कॉल्ड दी पार्टिसिपेशन और वर्कर्स इन दी कलेक्टिव मार्केटिंग इज ए फीचर बताया उन्होंने एक सिस्टम में। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कम्स अंडर टर्शरी सेक्टर, कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग। Who among the following is not a part of the culinary sector? Florist। सही ऑप्शन इसका क्या है, फ्लोरिस्ट। What was the Indian economy share in the world economy immediately after independence? तो 3.8% इसका सही ऑप्शन है। Which of the following statement incorrect about the नीति आयोग? तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला और दूसरा ऑप्शन इसमें सही नहीं है। नीति आयोग एक फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क है जिसमें वाइस चेयरपर्सन होते हैं, 5 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं और 2 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं, 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होते हैं। Who among the following is not a part of the governing council of नीति आयोग? तो गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स। Which color certificate is issued for a registered seat? तो ब्लू कलर। तो वीडियो को यहीं तक विराम देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे और कहें तो कैसी लगी वीडियो बताइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद और जय भारत माय फ्रेंड्स।